हेलो एवरीवन, वेलकम टू ओनली आईएएस। डेट है आज की 7 अक्टूबर 2020 और स्वागत है आपका प्रीलिम बूस्टर न्यूज़ डिस्कशन में। आपको कोई भी पीडीएफ्स अगर डाउनलोड करने होते हैं इन वीडियोस से रिलेटेड तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल ओनली आईएएस नथिंग एल्स से डाउनलोड कर सकते हैं। सिंपली आपको टेलीग्राम पर जाना है और वहाँ पर ओनली आईएएस नथिंग एल्स सर्च करना है। ये इमेज आप ज़रूर से देखिएगा। ये इमेज का जो भी चैनल होगा आप उसको ज्वाइन कर सकते हैं। आपको सभी पीडीएफ्स वहाँ पर अवेलेबल मिल जाएंगे। सबसे पहला आर्टिकल हमारा नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन या फिजियोलॉजी से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में अमेरिका के हार्वी जे अल्टर, चार्ल्स एम राइस और ब्रिटेन के साइंटिस्ट माइकल हुटॉन को नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन या फिजियोलॉजी से सम्मानित किया गया। इन्होंने हेपेटाइटिस सी वायरस को डिस्कवर किया था। याद रहे कि जब तक हम वायरस को डिस्कवर नहीं कर पाएंगे तब तक उनका क्योर डेवलप नहीं हो पाता है। इसीलिए सबसे पहले वायरस को डिस्कवर करना बहुत ज़रूरी था। इन तीनों के वर्क ने हमें एक मेजर सोर्स दिया जो कि ब्लड बॉर्न हेपेटाइटिस के पीछे रिस्पॉन्सिबल है। अभी तक हेपेटाइटिस ए और बी वायरसेस जिन बात को नहीं एक्सप्लेन कर पाते थे, अब इन्होंने हेपेटाइटिस सी के वायरस को खोज निकाला है, जिससे कि अब इसके बेसिस पर भी हम इनका इलाज खोज सकेंगे या फिर वैक्सीन वगैरह बनाने की बात होगी तो अब हम बना पाएंगे। इनकी डिस्कवरी से फ़ायदा ये हुआ है कि अब चूंकि अभी तक वायरस तो पता ही नहीं था, किसी को भी हेपेटाइटिस सी जैसा कुछ भी होता तो उसको पूरा ब्लड ट्रांसफ्यूजन कराना पड़ता था। मतलब कि पूरा ब्लड चेंज कराना पड़ता था क्योंकि वायरस की पहचान ही नहीं हुई थी। तो इसीलिए अब ये सारी चीज़ें नहीं करानी पड़ेगी। मतलब कि हम पोस्ट ट्रांसफ्यूजन हेपेटाइटिस को एलिमिनेट कर सकते हैं और हम ब्लड पर अब ऐसे टेस्ट कंडक्ट कर सकते हैं जो कि इस वायरस की पहचान कर सके। इसके चलते पूरे वर्ल्ड में हेल्थ इश्यूज जो भी होते हैं उनको एक इम्प्रूवमेंट मिलेगा। इनके डिस्कवरी से ये भी हो रहा है कि हम अब आगे आने वाले समय में हेपेटाइटिस सी के अगेंस्ट एंटीवायरल ड्रग्स भी बना सकेंगे। साथ ही साथ एंटीवायरल ड्रग्स और अच्छे तरीके से डेवलप कर सकेंगे, प्लस वैक्सीन भी डेवलप कर सकेंगे। बात करें हेपेटाइटिस सी की तो जहाँ पर भी हेपेट वर्ड लगता है वो लीवर से रिलेशन रखता है। तो ये हेपेटाइटिस सी भी एक प्रकार का लीवर का डिसीज़ है जो कि हेपेटाइटिस सी वायरस मतलब कि HCV के कारण होता है। ये अपने एक्यूट फॉर्म में भी होता है और क्रोनिक हेपेटाइटिस भी होता है। मेजर कॉज है ये लीवर कैंसर का हेपेटाइटिस सी। हेपेटाइटिस सी जो है वो एक प्रकार का ब्लड बॉर्न वायरस है। मोड ऑफ इन्फेक्शन वही है कि अगर कहीं से भी इन्फेक्टेड ब्लड या फिर ब्लड का छोटा सा कोई भी हिस्सा ऐसे वायरस के प्रति एक्सपोज होता है तो उसको हेपेटाइटिस सी हो जाएगा। और साथ ही साथ हेपेटाइटिस सी ब्लड टू ब्लड जैसे HIV वगैरह फैलते हैं उसी तरीके से हेपेटाइटिस भी फैल सकते हैं। WHO के द्वारा जो भी केसेस हैं हेपेटाइटिस सी का वो ओवरऑल वर्ल्ड में अप्रॉक्सीमेटली 71 मिलियन लोग हेपेटाइटिस सी से पीड़ित हैं। और इंडिया की बात करें तो इसमें से 6 से लगभग 11 मिलियन लोग तो इंडिया के ही रहने वाले हैं। ट्रीटमेंट की बात करें तो एंटीवायरल मेडिसिन हालांकि इसके लिए बना दिया गया है, लेकिन मेडिसिन तो उनको देते हैं जब लोग हेपेटाइटिस से बीमार पड़ते हैं। ऐसा नहीं है कि उनको हेपेटाइटिस कभी हो ही ना। ऐसा करने के लिए हमें वैक्सीन डेवलप करना पड़ता है। तो हेपेटाइटिस सी का अभी तक कोई भी वैक्सीन नहीं बना है। हेपेटाइटिस बी का है, हेपेटाइटिस ए का है, बट हेपेटाइटिस सी का कोई भी इफेक्टिव वैक्सीन अभी तक नहीं बना है और इसके लिए रिसर्च वर्क चल रहा है। हेपेटाइटिस वायरसेस की बात करें तो ऐसे 5 मेन टाइप्स में हम इनको डिवाइड कर सकते हैं, ABCDE। हेपेटाइटिस ए, हेपेटाइटिस बी एंड सो ऑन। हेपेटाइटिस ए और ई मतलब दो एक्सट्रीम इंड्स वाले जो हेपेटाइटिस हैं वो कोई भी कंटेमिनेटेड खाना या पानी पीने से हो सकता है। हेपेटाइटिस बी, सी और डी ये हमेशा पैरेंटेरल कांटेक्ट से हो सकता है या फिर इन्फेक्टेड बॉडी फ्लूइड से हो सकता है। वही पैरेंटेरल कांटेक्ट का मतलब ये है कि हम कोई भी चीज़ निगलते नहीं हैं बल्कि हमारे शरीर के अंदर यूं ही प्रवेश कर जाता है, तो वो पैरेंटेरल कांटेक्ट होता है। ठीक है, जैसे कि इंजेक्शन लगाना। ठीक है, तो इंजेक्शन हमारे बॉडी के अंदर जा रहा है, ये होता है पैरेंटेरल कांटेक्ट। तो इन सभी चीज़ों से भी हेपेटाइटिस बी, सी, डी फैल सकता है। बात करते हैं नोबेल प्राइज़ इन मेडिसिन से, तो यहाँ पर स्टॉकहोम स्वीडन के अंदर एक इंस्टीट्यूट है, कैरोलिंस्का इंस्टीट्यूट। यही नोबेल प्राइज़ फॉर मेडिसिन अवार्ड देती है। हिस्ट्री की बात करें तो 1901 से ही इसको स्टार्ट कर दिया गया था। आप लोग अल्फ्रेड नोबेल को बहुत अच्छी तरीके से जानते होंगे, स्वीडिश इन्वेंटर थे ये। इन्होंने अपने मरणोपरांत मतलब मरने के बाद ये बोला कि जितना भी पैसा मैंने इकट्ठा किया है उससे अब मेडिसिन के फील्ड में नोबेल प्राइज़ दिया जाएगा। इसमें लगभग 10 मिलियन स्वीडिश क्रोनर दिया जाता है, मतलब कि अप्रॉक्सीमेटली 1 मिलियन से ज़्यादा US डॉलर्स हैं। साथ ही साथ गोल्ड मेडल भी मिलता है। तो इस पैसे को रकम जो है वो अल्फ्रेड नोबेल जो अपनी जायदाद छोड़ गए थे
तो यहाँ पर जो ये वर्ड लिखा हुआ है ये कर्टसी ऑफ ए बीक्वेस्ट, इसका मतलब यही होता है कि जो भी संपत्ति ये इसी पर्पस से छोड़ गए थे कि मेरे मरणोपरांत आप इस चीज़ में इसको इन्वेस्ट करना। यहाँ पर कुछ टेबल के बीच में कुछ बेसिक डिटेल्स दी गई हैं, जैसे कि क्रोनिक हेपेटाइटिस कौन कौन से हैं, तो आप ये समझिए कि ए और ई क्रोनिक नहीं है बल्कि बी सी डी तीनों क्रोनिक हैं। साथ ही साथ क्योर की बात करें तो हालांकि क्योर तो किसी का भी नहीं है, बट आपको ये याद रखना है कि हेपेटाइटिस सी के लिए कोई भी वैक्सीन अभी तक डेवलप नहीं की गई है। आप इसको यहाँ से भी समझ सकते हैं कि हेपेटाइटिस ए बी डी और ई के लिए वैक्सीन है बट सी के लिए वैक्सीन नहीं है। ठीक है, अगला आर्टिकल हमारा नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री ने एक रिजल्ट रिलीज किया है नेशनल स्टार्टअप अवार्ड का। पहली बात आप ये समझिए कि ये जो नेशनल स्टार्टअप अवार्ड है वो मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्री के अंदर डिपार्टमेंट फॉर प्रमोशन ऑफ इंडस्ट्री एंड इंटरनल ट्रेड के द्वारा सेटअप किया गया था। इसका बेसिक एम यही है कि हम एक स्टार्टअप का इकोसिस्टम डेवलप करेंगे, जिन्होंने भी आउटस्टैंडिंग काम किया है स्टार्टअप के फील्ड में उनको हम रिवॉर्ड देंगे, ऐसे नए इनोवेशंस को हम प्रमोट करेंगे, एम्प्लॉयमेंट जनरेशन का पोटेंशियल जिन्होंने बढ़ाया होगा, अपने देश के लिए वेल्थ क्रिएशन में हेल्प की होगी, सोशल इम्पैक्ट इसका काफ़ी गहरा रहा होगा, इन सभी लोगों को नेशनल स्टार्टअप अवार्ड से सम्मानित किया जाएगा। इसमें टोटल 12 सेक्टर्स की कैटेगरी डिवाइड की गई है, जिसमें एग्रीकल्चर, एजुकेशन, एंटरप्राइज टेक्नोलॉजी, एनर्जी, फाइनेंस, फूड, हेल्थ, इंडस्ट्री, स्पेस, सिक्योरिटी, टूरिज्म और अर्बन सर्विसेज शामिल हैं। इसमें ये बात पर भी ध्यान दिया जाता है कि किन स्टार्टअप्स ने रूरल एरियाज़ पर इम्पैक्ट डाला है, विमेन लेड है मतलब किसमें एंटरप्रेन्योर्स महिलाएं हैं और उन्होंने महिलाओं के लिए कोई काम किया है, और एकेडमिक कैंपस में कौन कौन से स्टार्टअप ऐसे खोजे गए हैं उन लोग को थोड़ा तवज्जो दिया जाएगा यहाँ पर। अगला आर्टिकल हमारा स्मार्ट मिसाइल से रिलेटेड है। स्मार्ट का फुल फॉर्म है सुपरसोनिक मिसाइल असिस्टेड रिलीज ऑफ टॉर्पेडो। इसको सक्सेसफुली ओडिशा के व्हीलर आइलैंड कोस्ट से टेस्ट कंडक्ट किया गया है। स्मार्ट की बात करें, स्मार्ट मिसाइल क्या है? आपको पता है सबमरीन्स जो चलते हैं उनको ध्वस्त करने के लिए जो हमारे एंटी सबमरीन वॉरफेयर ऑपरेशंस होते हैं उसी के अंदर ये एक टॉर्पीडो मिसाइल है। इसका मतलब ये है कि हमारे ऐसे वॉरशिप्स में ये तैनात रहेंगे और सामने दुश्मन का जब भी कोई ऐसा सबमरीन हमारे पास आता रहेगा तो उसको ये ध्वस्त करने का काम करेंगे। स्मार्ट जो है ये हमारे वॉरशिप से लॉन्च किया जाएगा या फिर हम कोस्टल रीजन तक, ट्रक बेस्ड कोस्टल बैटरीज होती हैं वहाँ तक ढोके लेके जाएंगे और वहाँ से भी इसको हम टेक ऑफ दे सकते हैं कि भाई निकल लो अब तुम और सामने वाले पार्टी को ध्वस्त कर दो, मतलब सबमरीन को ध्वस्त कर दो। बेसिक इसका मुद्दा ये है, थोड़ा इंपॉर्टेंस इसलिए है ना क्योंकि इसका जो ट्रेजेक्टरी है वो काफ़ी डिफरेंट है। स्मार्ट मिसाइल का नाम में ही स्मार्ट है। ये क्या करता है, इसका बेसिक मेजर जो फ्लाइट का टाइम है वो हवा में ही रहता ही है। नॉर्मली जैसे हम लोग दूसरे मिसाइल्स हम लोग लॉन्च करते हैं ना, उसी तरीके से ये भी लॉन्च होता है। ऊपर ऊपर जाएगा, जब हवा में जब ये पानी तक एकदम पहुंचने वाला होगा ना, वहीं पर ये टारगेट को फिर से एक बार लॉक करता है कि सबमरीन कहाँ पहुंचा है, अगर कुछ भी गड़बड़ है तो हम वापस से अपने थोड़ा सा ट्रेजेक्टरी को सेट कर लें और इसके बेसिस पर फिर वहीं से इसके अंदर से टॉर्पीडो वापस से लॉन्च होता है। मतलब कि डबल सिस्टम है, टॉर्पीडो इजेक्ट होगा इस एंटी सबमरीन मिसाइल से और ये पानी के अंदर घुसेगा और सबमरीन को ध्वस्त कर देगा। इसमें बहुत सारे लोग मिले हुए हैं इनको बनाने के लिए। DRDO की बहुत सारी लेबोरेटरीज़ हैं, जैसे कि DRDL मतलब कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट लेबोरेटरी, हैदराबाद का RCI मतलब कि रिसर्च सेंटर इमारत, ADRDE आगरा का मतलब कि एरियल रिसर्च एंड डेवलपमेंट इस्टेब्लिशमेंट, और इसके अलावा NSTL विशाखापट्टनम मतलब कि नेवल साइंस एंड टेक्नोलॉजिकल लेबोरेटरीज। इन सब ने मिलकर ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप की है, स्मार्ट मिसाइल बनाया है। सिग्निफिकेंस यही होगा कि हमारी जो एंटी सबमरीन वॉरफेयर कैपेसिटीज़ हैं वो काफ़ी अच्छी से बढ़ जाएंगी। अगला आर्टिकल हमारा सेपी मतलब कि कोलिशन फॉर एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस इनोवेशन से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में सेपी ने ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट को अपने ग्लोबल नेटवर्क ऑफ लेबोरेटरीज के लिए चुना है, जिसमें हम लोग सेंट्रलाइज्ड असेसमेंट करते हैं कोविड-19 वैक्सीन्स का। सेपी के बारे में पढ़ते हैं। ये एक प्रकार का ग्लोबल पार्टनरशिप है जिसको 2017 में ही ये सोच के लॉन्च किया गया था कि भविष्य में आने वाले ऐसे कोई भी एपिडेमिक सिचुएशन होगा
तो उसके लिए वैक्सीन बनाने का काम सेपी करेगी। इसको दावोस स्विट्ज़रलैंड में फाउंड किया गया था। इसमें नॉर्वे और इंडिया की गवर्नमेंट शामिल है। इसके अलावा बिल एंड मेलिंडा गेट्स फाउंडेशन, वेलकम ट्रस्ट और वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम भी शामिल है। इंडिया की तरफ से गवर्नमेंट ऑफ इंडिया और मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड सेपी मिशन को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, मतलब कि इंडिया सेंट्रिक एपिडेमिक प्रिपेयर्डनेस को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं। इनमें ये लोग क्या करते हैं कि वैक्सीन डेवलपमेंट का एक रैपिड प्रोसेस इनिशिएट करते हैं। देखते हैं कि इंडियन वैक्सीन डेवलपमेंट को हम कितना सपोर्ट कर सकते हैं। ऑब्जेक्टिव में भी हम यही इस बात को समझेंगे कि वैक्सीन को डेवलपमेंट के स्टेजेस तक पहुंचाना और उसको और मजबूत करना, जो भी टेक्नोलॉजी की रिक्वायरमेंट है, जो भी इससे मिले जुले या जुड़े हुए टेक्नोलॉजीज़ हैं, उनको प्रोवाइड करना, यही सब काम है सेपी का। बात करते हैं, यहाँ पर हमने एक बार चर्चा किया ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, जिसको सेपी ने चुना है। ये एक प्रकार का डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी के अंदर का एक ऑटोनोमस इंस्टीट्यूट है, जो कि फरीदाबाद हरियाणा में लोकेटेड है। अगला आर्टिकल हमारा इंडियन गैजल से रिलेटेड है। हाल फिलहाल में कुछ ऑर्निथोलॉजिस्ट, मतलब कि जो चिड़िया, जो बर्ड्स होते हैं, उनके ऊपर स्टडी कंडक्ट करते हैं ऑर्निथोलॉजिस्ट, और कुछ ऐसे पुणे के रिसर्चर थे। उन्होंने ये रिपोर्ट किया है कि वो चिंकारा फॉन्स, मतलब ये जो चिंकारा होते हैं, इनके फॉन्स को ये सक्सेसफुली एग्जामिन, ट्रीट और रीवाइल्ड कर रहे हैं फोलिंग सीजन में। रीवाइल्ड करने का मतलब ये होता है कि जैसे एक तो डोमेस्टिकेशन होता है, डोमेस्टिकेशन के प्रोसेस को अगर आप उल्टा कर दो तो उसको रीवाइल्डिंग बोलते हैं, ठीक है। उनको वाइल्ड में भेज देना और उनको वापस से थोड़ा सा जंगली इन्वायरमेंट प्रोवाइड कराना, ये होता है। फोलिंग सीजन का मतलब ये होता है कि ये जन्म कब लेते हैं। नेचुरल फोलिंग सीजन होता है, कुछ आर्टिफिशियल फोलिंग सीजन भी आजकल देखने को मिलता है। बात करते हैं इंडियन गैजल की। इंडियन गैजल, जिसको हम लोग चिंकारा बोलते हैं, ये एक एंटीलोप है जो कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में एंडेमिक है। बेसिकली इसको ईरान, अफगानिस्तान, पाकिस्तान और इंडिया का नेटिव समझा जाता है। वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में शामिल किया गया है। चिंकारा अपने आप में हर्बीवोरस है, क्योंकि ये ग्रासेस के ऊपर फीड करता है, वही खाता है, पत्तियां खाता है, फ्रूट्स भी खाता है, जैसे मेलन और पम्पकिन वगैरह भी खाते हैं। चिंकारा को IUCN रेड लिस्ट में लीस्ट कंसर्न घोषित किया गया है। फटाफट से रिवाइज कर लेते हैं। हेपेटाइटिस सी एक प्रकार का लिवर डिसीज है। वैक्सीन हेपेटाइटिस सी के लिए अवेलेबल है, जो कि बिल्कुल गलत है। हेपेटाइटिस सी के लिए कोई वैक्सीन डेवलप नहीं है, इसलिए ये स्टेटमेंट फॉल्स है। स्मार्ट मिसाइल एक एंटी टैंक मिसाइल है, नहीं, एंटी सबमरीन मिसाइल है, इसीलिए एंटी सबमरीन टॉर्पीडो है, तो ये भी स्टेटमेंट फॉल्स हो जाता है। सेपी जो है वो डावोस स्विट्जरलैंड में फाउंड किया गया था और इसमें नॉर्वे और इंडिया के गवर्नमेंट, साथ ही साथ बिल एंड मेलिंडा गेट, वेलकम ट्रस्ट, वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम सब हैं, बिल्कुल हैं, ट्रू स्टेटमेंट है। नेशनल स्टार्टअप अवार्ड की बात करें तो इसको केवल और केवल उन लोगों के लिए दिया जाता है जो कि रूरल एरियाज़ में इम्पैक्ट करते हैं, वुमेन लेड होते हैं और एकेडमिक कैंपसेस के में अंदर फाउंड किए जाते हैं। तो नहीं, ऐसा नहीं है, केवल इनके नहीं, 12 अलग अलग सेक्टर्स हैं, उनमें इनको तवज्जो दिया जाता है, बट केवल इन्हीं फील्ड में नेशनल स्टार्टअप अवार्ड नहीं दिया जाता, इसलिए ये स्टेटमेंट भी फॉल्स है। इंडियन गैजल चिंकारा वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972 के अंदर शेड्यूल 1 में प्रोटेक्टेड है, बिल्कुल सही स्टेटमेंट है, ये स्टेटमेंट ट्रू है। ये ओनली आईएएस के कुछ पेड इनिशिएटिव्स हैं जिनको आप आराम से ज्वाइन कर सकते हैं video.onlyias.in पर आके। इन इनिशिएटिव्स के अंदर में कॉम्प्रिहेंसिव सॉल्यूशन टू यूपीएससी है, जिसका सेकेंड बैच ऑलरेडी लॉन्च हो चुका है और थर्ड बैच भी हाल फिलहाल में जल्द ही लॉन्च होगा। साथ ही साथ प्रीलिम्स और मेंस के कुछ अलग से बैचेस हैं और टेस्ट सीरीज़ हैं, जिसके अंदर आपको DPP प्रोग्राम, डेडिकेटेड प्रीलिम्स प्रोग्राम देखने को मिल जाएगा। आप video.onlyias.in पे या फिर dpp.onlyias.in पर विजिट कर सकते हैं। साथ ही साथ सोशियोलॉजी और पॉलिटिकल साइंस एंड इंटरनेशनल रिलेशंस के ऑप्शनल सब्जेक्ट्स के भी कोर्सेज आपको मिल जाएंगे। तो बस आज के डिस्कशन में इतना ही था। थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग इट वेरी पेशेंटली फ्रेंड्स। हैव ए नाइस डे।